नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द सेग ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इन समर इज। देखो समर के जो समर का टाइम होता है उस टाइम ट्रांसमिशन लाइन का जो सेग होता है उसका वैल्यू विंटर के कंपेयर में कम होता है सेग का वैल्यू, या विंटर के कंपेयर में समर में ज़्यादा होता है सेग का वैल्यू, या विंटर में सेग का वैल्यू जितना होता है समर में भी उतना ही रहता है, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो सेग होता है ट्रांसमिशन लाइन का वो समर में क्या होता है ज़्यादा होता है विंटर से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो सेग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेग इज इक्वल टू WL² डिवाइड बाई 8T, ये होता है उसका फॉर्मूला। ये जो एल है ये हमारा वायर का लेंथ है, ट्रांसमिशन लाइन का जो वायर होता है उसका लेंथ एल है। हम सभी जानते हैं समर में क्या होता है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन का जो लेंथ होता है वो थोड़ा इंक्रीज होता है, और जो विंटर में क्या होता है ना जो एल होता है वायर का जो लेंथ होता है वो कम होता है। इसीलिए ये जो एल होता है सेग के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए समर में क्या होता है ना जो सेग होता है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है और विंटर में कम होता है, क्योंकि ये सेग एल लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट विल गिव एक्यूरेट रीडिंग इन बोथ एसी एंड डीसी इंस्ट्रूमेंट। देखो ये चाहे एसी हो या डीसी हो, कौन सा इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट मेजरिंग देता है बोथ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट में। इंडक्शन वाट मीटर, या परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर, या डायनामीटर टाइप वाट मीटर, या एम्पियर आवर मर्क्यूरी मीटर। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोथ एसी और डीसी में एक्यूरेट मेजरिंग रीडिंग देता है। तो इसका आंसर होगा जो डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर होता है वो बोथ एसी और डीसी में एक्यूरेट रीडिंग देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर होता है इसमें 2 करंट कॉइल होता है और 1 प्रेशर कॉइल होता है, ये भी याद रखो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी मीटर इज यूज फॉर मेजरिंग एनर्जी ऑफ डीसी सर्किट। देखो डीसी सर्किट का जो एनर्जी, डीसी सर्किट की एनर्जी को मेजर करने के लिए हम इनमें से कौन सा टाइप ऑफ एनर्जी मीटर को यूज करेंगे, एम्पियर आवर टाइप, या इंडक्शन टाइप, या इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप, या डायनामोमीटर टाइप। तो इसका आंसर होगा जब हम डीसी सर्किट का एनर्जी को हमें मेजर करना होता है तो अब हम एम्पियर आवर टाइप इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और जो हम नॉर्मली हम हमारे घर में जो यूज करते हैं एसी का जो यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है ना वाट आवर होता है। जो एनर्जी मीटर होता है वो वाट आवर किलो वाट आवर एनर्जी मीटर होता है, वो हमारा एसी के लिए होता है। लेकिन अगर हम डीसी सर्किट में एनर्जी को मेजर करेंगे तो उस कंडीशन में हम एम्पियर आवर टाइप एनर्जी मीटर को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन इंसुलेटर आर मेड ऑफ। देखो जो इलेक्ट्रिकल लाइन होता है उसमें जो हम इंसुलेटर को यूज करते हैं, मान लो ये एक सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, तो ये जो इंसुलेटर होता है इसमें ये जो इंसुलेटर होता है ये कौन सा मटेरियल का बना हुआ होता है, चाहे वो पिन टाइप इंसुलेटर हो या सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हो। तो ये जो इसमें जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो कौन सा मटेरियल का होता है, पोर्सिलेन मटेरियल का, या माइका का, या मार्बल का, या पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो इसका आंसर होगा लाइन इंसुलेटर में जो इंसुलेटर होता है वो हमारा पोर्सिलेन मटेरियल का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये जो पोर्सिलेन होता है ये एल्यूमिनियम सिलिकेट का होता है। एल्यूमिनियम सिलिकेट के साथ साथ क्या होता है हमारा फील्डस्पेर होता है, केओलाइट होता है, ये सबको मिलाकर हमारा पोर्सिलेन को मेड क्या बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा इंसुलेटर को बनाने के लिए हम इस पोर्सिलेन को यूज करते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज लेस देन। देखो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें एक होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, तीसरा होता है हमारा हाई मीन्स लेंथ ट्रांसमिशन लाइन।
एक होता है शॉर्ट, मीडियम, हाई, 3 होता है। तो ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है, इसका लेंथ कितना होना चाहिए? 100 किलोमीटर से कम होना चाहिए, या 80 किलोमीटर से कम होना चाहिए, या 160 किलोमीटर से कम होना चाहिए, या 320 किलोमीटर से कम होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के कंडीशन में क्या होता है, जो लेंथ होता है वो 80 किलोमीटर से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। और अगर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होगा तो वहाँ पर क्या होता है, 200 किलोमीटर से कम होना चाहिए। और सब अगर लार्ज होगा तो कि उसमें क्या होता है ना, 200 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। और ये जो देखो, ये बहुत सारा एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। यूपीपीसीएल जेई में आया था शिफ्ट 2 में, यूपीपीसीएल जेई शिफ्ट 2 में 7 को 8 को आया था, एसएससी जेई को भी आया था, मिजोरम पीएससी में भी आया था, यूपी आरबीयूएनएल भी 2014 में भी आया था ये वाला क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द पंक्चर वोल्टेज टू द फ्लैश ओवर वोल्टेज ऑफ एन इंसुलेटर। एक इंसुलेटर की पंक्चर वोल्टेज डिवाइड बाय फ्लैश ओवर वोल्टेज, यह हमेशा इसका वैल्यू एक होगा, या एक से कम होगा, या 0 होगा, या एक से ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर होगा, जो किसी भी इंसुलेटर का जो रेशियो हम बनाते हैं पंक्चर वोल्टेज डिवाइड बाय फ्लैश ओवर वोल्टेज, ये हमेशा एक से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो पंक्चर वोल्टेज होता है वो फ्लैश ओवर वोल्टेज से ज़्यादा होता है। देखो मान लो ये हमारा एक इंसुलेटर है। जब ये जो इंसुलेटर होता है इसमें अब इसके ये जो जब डैमेज होता है तब ये इसको हम पंक्चर वोल्टेज कहते हैं। और जब उसके चारों तरफ जो गैस होता है वो जब आयोनाइज होकर फ्लैश ओवर मीन्स फायर बनता है, शॉर्ट सर्किट होता है, उसको हम फ्लैश ओवर वोल्टेज कहते हैं। और ये जो पंक्चर वोल्टेज होता है ये हमेशा फ्लैश ओवर वोल्टेज से ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए अगर हम ये हमारा न्यूमिनेटर है या डिनोमिनेटर है, अगर न्यूमिनेटर ज़्यादा रहेगा तो वैल्यू एक से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरली कैरिड आउट एट व्हिच वोल्टेज। देखो एक होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें 240 वोल्ट बाई 230 वोल्ट का यूज किया जाता है, या 11 किलो वोल्ट का बाई 440 वोल्ट का यूज किया जाता है, या 11 केवी बाई 33 केवी यूज किया जाता है, या 440 वोल्ट बाई 110 वोल्ट का यूज किया जाता है। पहला पॉइंट देखो, ये जो हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें क्या होता है, 3 फेज 4 वायर होता है। मान लो ये एक फेज 3 फेज, ये भी फेज, और ये न्यूट्रल, ये हमारा 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। तो इसमें देखो जो फेज न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में वो हमारा 230 वोल्ट होता है, और फेज के बीच में जो वोल्टेज होता है वो हमारा 440 वोल्ट होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीज हुए। देखो मान लो एक हमारा 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है, इसका एफिशिएंसी कब इंक्रीज होगा, जब उसका लाइन वोल्टेज इंक्रीज होगा, या जब उसका करंट डेंसिटी ज़्यादा होगा, या जब पावर फैक्टर कम होगा, या लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जब उस कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर होगा जब लाइन वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा होता है तब उस 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन का एफिशिएंसी भी ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि हम सभी जानते हैं, देखो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू √3 इंटू VL/IL cos थीटा होता है। देखो ये जो IL और VL ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट का वैल्यू क्या होगा, देखो ये है करंट और ये है वोल्टेज, दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो इसका वैल्यू कम होगा। अगर करंट का वैल्यू कम होता है तो लॉस का वैल्यू क्या होगा, लॉस का वैल्यू भी कम होगा। क्योंकि लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, I²R होता है। अगर I का वैल्यू कम हो रहा है मीन्स लॉस का वैल्यू भी कम हो रहा है। अगर लॉस का वैल्यू कम होगा तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जब एक 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन का हमें एफिशिएंसी इंक्रीज करना होता है तब उसका वोल्टेज को इंक्रीज करना होता है, जिससे करंट का वैल्यू कम होता है, और करंट का वैल्यू कम होने से लॉसेस भी कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉट वायर एमिटर। देखो जो हॉट वायर एमिटर होता है उसको हम सिर्फ डीसी सर्किट में ही यूज करते हैं, या हाई प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, या यूज ओनली एसी सर्किट में यूज करते हैं,
या दोनों इक्वली, डीसी और एसी दोनों में हम इक्वली यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम बोथ एसी और डीसी सर्किट में इक्वली रीड करता है, इसीलिए हम दोनों पर यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। ये जो हॉट वायर एमीटर होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉट वायर एमीटर इक्वली रीड करता है, डीसी में और एसी में दोनों में इक्वली रीड करता है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। ये देखो आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिकंदराबाद शिफ्ट 1 में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय मिस्टेक एन एमीटर इज यूज एज ए वोल्ट मीटर इट प्रोबेबिलिटी इट विल। देखो अगर हम बाय मिस्टेक क्या करेंगे ना, एक एमीटर को यूज करेंगे वोल्ट मीटर के, जहाँ हमें वोल्ट मीटर यूज करना था वहाँ पर हम बाय मिस्टेक क्या करते हैं, एमीटर का यूज करते हैं। तो इनमें से कौन सा कंडीशन हो सकता है, माच हायर रीडिंग ज़्यादा देगा, ज़्यादा रीडिंग होगा, या लो रीडिंग होगा, या इंडिकेट नो रीडिंग, कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगा, या गेट डैमेज, या डैमेज हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डैमेज हो सकता है। क्योंकि देखो जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा हम पैरेलल में यूज करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अगर हम एमीटर को यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उसको अगर हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो क्या होता है, ये डैमेज हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।